जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग अभी इसके पहले भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं। आप लोग जो नहीं देखे हैं तो वो देख लेंगे। ये इतिहास जो बिहार सरकार का BTBC का जो इतिहास है और ये क्लास 10th का जो इतिहास है, ये सबसे लंबा लेसन है। भारत में राष्ट्रवाद जो है ये सबसे लंबा लेसन है। अगर ये खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि आधा इतिहास खत्म हो गया। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से गहनता पूर्वक पढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसलिए मैं हमेशा इसको अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप सभी को गहनता पूर्वक अध्ययन करने का कोशिश करेंगे और बुक को अपने पास रख करके बाकी इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा हम लोग पूरे तरीके से तमाम क्वेश्चन आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हम लोग जो ऐसे कि पूरे लेसन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन तमाम क्वेश्चनों को मैं एक वीडियो में समेटने का प्रयास करूंगा और आप लोग उसको सही तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो उसमें रहेगा और जैसे इतिहास हो गया, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी इत्यादि, ये सभी विषयों का वीडियो उसमें ऑब्जेक्टिव वीडियो रहेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिल्कुल विश्लेषण के साथ ऑब्जेक्टिव का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए आज हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पिछले हम लोग सभी को देख लिए असहयोग आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलने का कारण क्या था, कैसे कैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, और आज उसके संदर्भ में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो असहयोग आंदोलन। टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। और मेरे प्यारे मित्रों, ये असहयोग आंदोलन जो चला था वो कब से कब तक चला, तो 1920 से लेकर के 1922, ऐसे मुख्य रूप से यह असहयोग आंदोलन सन जनवरी 1921 से जो ऐसे गांधी जी के द्वारा ये क्या हुआ था, प्रारंभ किया गया था। आइए, असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे और इनका मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा। उसके बाद में पंजाब में सरकार की जो बर्बर कार्रवाइयां जो जनरल ओ डायर के द्वारा जो वहां का जो कमिश्नर था जनरल ओ डायर, उन्होंने जो ऐसे कि जालियांवाला बाग के मैदान में जो कुछ लोग जुटे हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और किचलो की रिहाई के लिए, तो उनके ऊपर जो है से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि लोग न्याय के लिए मांग करने लगे। और उसके बाद में था स्वराज की प्राप्ति करना। ये जो था असहयोग आंदोलन का 3 टॉपिक था। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में जो कार्रवाई हुए थे उसका जो ऐसे कि विरोध करना, और उसके बाद में स्वराज की प्राप्ति करना। बाबू वो सही तरीके से पढ़ना और मोहब्बत के साथ जिंदगी जीने का कोशिश करना। बहुत ईमानदारी से पढ़ाने का प्रयास करते हैं हम लोग। चाहते तो एक एक लाइन ना पढ़ा करके ऐसा ही फाकी मार देते और लेसन खत्म कर देते, लेकिन वैसे काम चलने वाला नहीं है। एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ा करके समझा करके और आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो मस्ती के साथ पढ़िए, जीवन जीना सीखिए, मोहब्बत के साथ जिंदगी जीना है और पढ़ाई को जारी रखना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। रईस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। सरकारी तथा गैर सरकारी जितने भी समारोह हो रहे थे उन तमाम समारोहों को जो ऐसे असहयोग आंदोलन के माध्यम से उन तमाम कामों को क्या करना है, बहिष्कार करना है। सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना तथा विदेशी वस्तुओं को होली जलाना। याद रखिए, जितना भी विदेशी वस्तु है उन तमाम विदेशी वस्तुओं को भी क्या करना है, बहिष्कार करना है। साथ साथ में मेसोपोटामिया में नौकरी से क्या करना, इनकार करना इत्यादि, ये सभी असहयोग आंदोलन का मुख्य बिंदु था। द्वितीय, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना,
ताकि राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना हो, ताकि जितने भी सरकारी एवं कॉलेज जो अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, जिस पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, उसका क्या हो सके, उन तमाम अंग्रेजी सरकारी विद्यालयों का क्या हो सके, बहिष्कार हो सके। बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सकें, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में क्या करना है, वितरण करना है। अब देखिए, ये तमाम तरीके की बातें असहयोग आंदोलन में रखा गया कि हम लोगों को जो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उन तमाम सरकारी विद्यालयों को क्या करना है, बहिष्कार करना है, और उसके बाद में कुछ प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की स्थापना करनी है, ताकि जो बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी जो अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे, वो पढ़ाई को क्या कर सके, जारी रख सके। आइए आंदोलन का आरंभ देखिए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। बाबू रे, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कब हो, जनवरी 1921, जनवरी 1921 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, किनके नेतृत्व में, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 ईस्वी में, सही तरीके से लिख देता हूं, जनवरी 1921 ईस्वी में यह आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा स्कूल कॉलेज का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। देखिए, ये सभी शैक्षणिक संस्थान जो भारत में आज भी वर्तमान में है, तो इन तमाम शैक्षणिक संस्थानों का जो स्थापना किया गया था, यह असहयोग आंदोलन के दरमियान में ही स्थापित किया गया था। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ विद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। अब देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल करके कहां, मुंबई में, कहां, मुंबई में स्वागत किया गया। क्या किया गया, स्वागत किया गया। कब किया गया, तो 17 नवंबर 1921 को कहा कि मुंबई में हम लोग हड़ताल कर दो, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। किसको, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके इसका स्वागत किया गया। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। अब देखिए, सरकार ने जो आंदोलन कर रहा था भारतीय लोग, उसमें से 30,000 भारतीयों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। अब गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन से ही काम नहीं चलेगा, अगर गुस्सा दिलाइएगा तो अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। लेकिन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे रुक जाती है, कारण क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौराहा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922, याद रखिएगा डेट है 5 फरवरी 1922, ध्यान दीजिएगा 5 फरवरी 1922 को, ध्यान दीजिए 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को की जान ले ली। कितना, 22 पुलिस कर्मियों की क्या कर लिया गया, जान ले लिया गया। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी समझ गए
कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये अभी उटपटांग राह पे चल रही है। और गांधी जी का मंत्र क्या था? अहिंसा परमो धर्म। मतलब वो सही तरीके से हिंसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो अहिंसात्मक रूप से, शांति रूप से कोई भी आंदोलन को चलाना चाहते थे। फलतः 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब यह असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया? तो 12 फरवरी 1922 कब स्थगित कर दिया गया? 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार इस आंदोलन को, यानी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को। कितने पुलिसकर्मियों की जान गई थी? तो 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। पुलिसों के ऊपर असहयोग आंदोलन में कब हमला कर दिया गया था? तो 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। इसलिए गांधी जी ये समझ गए थे कि अभी जो है से जनता, यानी कि पब्लिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये हिंसा पर अभी उतारू है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी क्या कर दिए? रोक दिए और जो ऐसे कि आगे अपने से निर्णय लेने के लिए राजी हुए। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। और इसी बीच में गांधी जी की गिरफ्तारियां हो गई। गांधी जी जेल चले गए। जब जेल चले गए तो असहयोग आंदोलन में मुद्दा उठा था कि खिलाफत का बदला लेना है और पंजाब में हुए बर्बर स्थितियों का बदला लेना है और साथ ही साथ में स्वराज की प्राप्ति करना है। तो इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया था। इसलिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिए, हम लोगों ने देखा असहयोग आंदोलन, अब देखते हैं सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन कौन सा आंदोलन बच्चा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, कराए ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में, कब? 1930 में। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कितना ईस्वी में? 1930 ईस्वी में। 1930 में कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। मेरे प्यारे मित्रों, एक बात को याद रख लीजिए, जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि अब हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है और पूरे भारत के राजनीति में एक भूचाल आ जाता है और लगता है कि नहीं, अब देश फिर से पुनः आजादी की ओर, यानी स्वराज प्राप्ति की ओर अग्रसर है। अब देखिए, साइमन कमीशन कराए कि निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। असहयोग आंदोलन में अलग अलग शीर्षक हुए। पहला है साइमन कमीशन। देखिए, 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला पॉइंट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, ध्यान देना। और ये साइमन कमीशन 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। यह आयोग 7 सदस्य वाला था। देखिए, एक साइमन कमीशन का गठन किया गया जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। लेकिन इन 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इन 7 सदस्य में एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था।
सबके सब अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन साइमन। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना। अब देखो साइमन कमीशन का पूरा विरोध होने लगा, और विरोध होने का मुख्य कारण यही बना कि ये साइमन कमीशन के जो 7 सदस्यीय जो टीम बना है उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अंतोगत्वा क्या कर दिया गया? विरोध कर दिया गया और साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया। तो अंत में 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर, जैसे ही 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचता है? बंबई पहुंचता है। कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचता है? बंबई पहुंचता है। और साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से किया जाता है। काला झंडा दिखा करके, काला झंडा दिखाना मतलब विरोध प्रदर्शन करना है ना। काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप से में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को क्या कर दिया? जन्म दिया। अब देखिए नेहरू रिपोर्ट। अब दूसरा जो कारण था, ध्यान देना साहब, दूसरा, पहला साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट करा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का क्या किया? आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। कब? 1928 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया गया और इसमें मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। असहमत मतलब सहमत नहीं था। एक वर्ग सहमत था और एक वर्ग असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसके अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में असहयोग किया। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम क्या किया? प्रस्तुत किया। आप देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव 1929 से 30 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। याद रखिए जब अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग भारत का ये 1929 से 1930 की आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे जब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे। अगला कुछ उसमें लेसन है, शायद लेसन नंबर 7 या लेसन नंबर 5 पढ़ना है। उसमें इकोनॉमिक्स में बहुत विस्तार रूप से बताया गया है, तो उसमें हम उस लेसन में हम उसको क्या करेंगे? चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्रय मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। ये जो 1929 और 30 का जो आर्थिक मंदी हुआ उसमें मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया। अनेक कारखाने बंद हो गए और अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीबी की मार झेल रहा था। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। अब देखिए समाजवाद का बढ़ता प्रभाव करा। इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचार तेजी से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुई। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु आंदोलन के नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अब देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। देखिए इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में
जो पांचवा बिंदु है, पांचवा पॉइंट है, इसमें क्रांतिकारी लोगों का उभार हो रहा है, मतलब आगे वो आ रहे हैं क्रांतिकारी लोग। इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे। इनका उपनाम मास्टर दा था। याद रखिएगा, चटगांव में जो सरकारी शस्त्रागार जहां पे गोला बारूद बंदूक रखा जाता था, उस शस्त्रागार पर कुछ आंदोलनकारियों ने छापा मारा और उसका मुख्य नेतृत्व करता कौन था? सूर्य सेन। सूर्य सेन का नाम मास्टर दा था। सूर्य सेन जी का उपनाम पूछेगा ऑब्जेक्टिव से, सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। तो चटगांव में के सरकारी शस्त्रागार पर छापा मारने का काम सबसे प्रथम किसका था? तो सूर्य सेन का था। सूर्य सेन का उपनाम क्या हुआ? मास्टर दा। सूर्य सेन का उपनाम क्या होगा? मास्टर दा था। आइए एक छोटा सा, उसके बाद में हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा जो टॉपिक दिया है, जो यहाँ पे ये वाला बिंदु दिया गया है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्रय स्वतंत्रता घोषणा के प्रमुख महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार थे। हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रों की भांति अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम स्वतंत्र होकर रहें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। बात बिल्कुल सही है भैया। अगर प्रजा के अधिकार को कोई सरकार अगर छीनने का काम करती है, तो समय आने पर चुनाव का नतीजा, जब चुनाव वोट देने का बारी आए, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम वैसी सरकार को तख्ता पलट कर दें। समय रहते हम उसी सरकार को तख्ता पलट करें, ताकि वो हमारा अगला शोषण नहीं कर सके। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर है, और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया है। अतः हमारा विश्वास है कि भारत को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारी राज्य में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव स्वेच्छापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तथा करबंदी तक के साज सजाएंगे। आइए पूर्ण स्वराज की मांग। अब हम लोग जो टॉपिक है, अगला 6ठा नंबर जो टॉपिक है, इसमें पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। कह रहा है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में, देखिए लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929। लाहौर का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में। बार बार ये प्रश्न परीक्षाएं में पूछी जाती है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। और लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो किनके अध्यक्षता में हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुई। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। लगा कि अब हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। कब? तो 31 दिसंबर 1931 को ही, 31 दिसंबर 1931 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी पर मध्य रात्रि में स्वतंत्रता की झंडा को क्या किया गया? फहराया गया था।
और 1930 को 31 दिसंबर 1929, माफ कीजिएगा 1931 बोला गया था, 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा क्या किया गया था, फहराया गया था। 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। गांधी जी का समझौतावादी रोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग रखा था और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही, परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। मांग को मानने की बात छोड़ दीजिए, गांधी जी से मिलने से भी क्या कर दिया, इरविन ने इनकार कर दिया कि अरे भैया तुम्हारा 11 सूत्री मांग मानेंगे ही नहीं, हम तुमसे मिलेंगे ही नहीं, तो 11 सूत्री बात की तो बातें अलग है ना। जैसे शादी ब्याह में लड़का के बाप बैठता है, वैसा ही जो है से कि यहाँ पे इरविन बैठ रहा था, लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पहुना बन रहा है। तो ऐठबा तो ऐठा, कब तक ऐठोगे, जब तक ऐठनिया है तब तक ऐठो, फिर ऐठनिया छोड़ा दिया भी जाता है ना। करा इनकार कर दिया। इस बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1923। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का शुरुआत होता है बहुआ 12 मार्च से लेकर के 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। ये कौन सा, दांडी यात्रा। कौन यात्रा, दांडी यात्रा। गांधी जी के द्वारा ये यात्रा चलाया गया था। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कौन सा यात्रा से, दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, ध्यान दीजिएगा साहब, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ध्यान दीजिएगा, 12 मार्च 1930 को कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा की। 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा। 24 दिन में कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर की पद यात्रा। पद यात्रा मतलब पैदल, है ना। पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का क्या किया, उल्लंघन किया। 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून का क्या किया, विरोध किया। किसके द्वारा किया गया यह विरोध, गांधी जी के द्वारा यह विरोध किया गया। अब करा आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था, करा हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। और इसका आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग पॉइंट्स में दिया गया है, जिसमें पहला है कि छात्रों स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देनी चाहिए, महिलाएं शराब के दुकानों के आगे क्या दे, धारणा दे, है ना। उसके बाद में वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी अपने पद का क्या कर दें, त्याग कर दें। हर घर में लोग चरखा कांते तथा सूत बनाए। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। अब नमक सत्याग्रह का प्रसार हो रहा है। देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है वह है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह का प्रसार, नमक सत्याग्रह का प्रसार करा। एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी, तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में आरंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्य तक की नमक यात्रा की।
मालाबार में, देखिए मालाबार कहां पड़ता है, मालाबार केरल में पड़ता है। यहीं पे इसी मालाबार के तट पर, समुद्री तट पर वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा जो कहा जाता है कि भारत का खोज किया था, वास्को डिगामा भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि वो रास्ता भटक गया था, इसलिए 1498 में वो कहां पहुंच गया था, मालाबार तट पर पहुंच गया था। वो तो जाना चाह रहा था अमेरिका, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण वो मालाबार तट यानी केरल के किनारे वो पहुंच गया। अब वहां पे जैसे ही वास्को डिगामा 1498 में केरल के तट पर वो पहुंचता है 1498 में, तो वहां का जो एक जमोरिन एक राजा था वहां का, वो तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो ऐसे वास्को डिगामा को पूरी तरीके से वो मालाबार तट के किनारे किनारे एरिया, पूरे क्षेत्र, पूरा केरल, उधर मसाला का बागान वगैरह दिखाया। और दिखाने के बाद में जब वो देखा, कौन देखा, वास्को डिगामा देखा, तो उसको एकदम साला लोभ हो गया। और लोभ जब हुआ तो उसने कहा कि नहीं, अब हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, अब हम कुछ व्यापार करेंगे। देखिए कैसे कैसे वो चोरवा जो है कि हमारे देश के साथ वो गद्दारी करने का काम करता है। वास्को डिगामा कहा कि नहीं, हम यहाँ से व्यापार करेंगे, जमोरिन चाचा आप हमको करने दीजिएगा। जमोरिन चाचा तो भारतीयों का गुण है कि हम बहुत जल्दी सहनशीलता और लोगों को जल्दी अपना लेना, तो कहा किया कि चलो ठीक है व्यापार करेगा, कर लो थोड़ा बहुत। अब उसने कहा किया कि इतना व्यापार करना शुरू कर दिया, पूरा जहाजे भर के लेकर जाना शुरू कर दिया, है ना। तो ये मालाबार के केलप्पन के कालीकट से पोथानूर की नमक यात्रा के, पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। कौन, किसको? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, या बादशाह खान इसको कहा जाता है, से भी जाना जाता है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार, कौन बउआ? खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ते के नाम से भी जाना जाता था। सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यह हड़ताल में हजारों मिल मजदूरों ने भाग लिया। बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। अब उसके बाद में गुजरात के विभिन्न तालुकों में करबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। असम में कुख्यात कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। मणिपुर एवं नागालैंड में रानी गौडिन्ल्यू ने प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में आंदोलन का प्रसार क्या हुआ? आइए अब हम लोग देखते हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और ये क्या बोलते हैं दांडी यात्रा का बिहार में कितना इसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। टॉपिक है बिहार में आंदोलन का प्रभाव। ध्यान दीजिए, सही तरीके से देखने का कोशिश कीजिएगा। लूटा तो है अपनों ने, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती ही वहां डूबी जहां पानी ही कम था। तो ईमानदारी से पढ़िएगा और गांव घर के वो कूटनीतिज्ञ लोगों के चक्कर में नहीं पढ़िएगा। कुछ लोग मानसिक रूप से गुलाम होते हैं जो अपने तो पढ़ते नहीं है, दूसरे को भी पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ाई करना है और आगे बढ़ने का कोशिश करना है। हरदम बिना पढ़ ले आगे नहीं बढ़िएगा। जब तक पढ़ेगा नहीं भारत तब तक बढ़ेगा नहीं भारत, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए जब पढ़ेगा भारत तब बढ़ेगा भारत, है ना। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान। इसलिए सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए बिहार में आंदोलन के प्रसार। बिहार में आंदोलन के प्रसार। बिहार में आंदोलन के प्रसार बेटा, करे बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया। देखिए कह रहा है कि ये चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन का शुरुआत बिहार के सिवान जिला में कौन किया? गंगा प्रसाद राय ने किया। किसने किया? गंगा प्रसाद राय ने किया। अब देखिए गंगा प्रसाद राय ने किया। बाद के दिनों में यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय,
आदि क्षेत्रों में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से क्या कर दिया? छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। विदेशी वस्त्र पहनने से क्या कर दिया मेरे भाई? इनकार कर दिया। तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिला के स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। गया में चंद्रावती देवी ने चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन चलाया। आहा, कितना अच्छा बात है। चौकीदारी कर के विरोध में गया में अपना गया जिला, ध्यान दीजिएगा, गया में कौन आंदोलन चलाया था? चंद्रावती ने। कौन बउआ? चंद्रावती ने। कौन? चंद्रावती ने। कौन चलाई थी? चंद्रावती ने। चौकीदारी कर विरोध के आंदोलन में गया में आंदोलन चलाई थी। कौन? चंद्रावती। कौन? चंद्रावती। आइए, गांधी इरविन पैक्ट। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि बिहार में आंदोलन के प्रसार में सबसे पहले सिवान जिला में चौकीदारी कर का विरोध गंगा प्रसाद राय ने किया, और इसी तरीके से यह आंदोलन गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़िया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। और इसी तरीके से पटना में इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने इसको क्या किया था? आगे बढ़ाया। और गया में चंद्रावती ने, गया में कर विरोधी आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, गया में चौकीदारी कर का विरोध किसने किया? चंद्रावती देवी ने। किसने की? चंद्रावती ने। आइए, गांधी इरविन पैक्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत देखो, गांधी इरविन पैक्ट का समझौता कब संपन्न हुआ? तो 5 मार्च 1931। और ये गांधी इरविन पैक्ट समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी, अतः वे निराश वापस लौट गए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया था। तब गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, जिससे 1934 ईस्वी में आंदोलन पूरी तरह से क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। देखिए, जब एक बार कोई चीज का धार खत्म हो जाता है ना, तो वो धार दोबारा वो नया धार नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचने का कोशिश करें। जब किसी भी चीज का धार, मान लिया जाए कि एक अस्तूरा या एक छुरा है, जब उसको एक बार अगर धार खत्म हो जाता है, दूसरी बार धार चढ़ाने पर ना वो उस टाइप का काम नहीं करता है जिस टाइप पर वो पहले रहता है। तो जो आंदोलन पहले चल रही थी, वो आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब वो आंदोलन नहीं है, जो पहले वाला आंदोलन था वो आंदोलन अभी फिलहाल नहीं है। तो याद रख लीजिए, अब आंदोलन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुआ? परिणाम, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन एवं अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं क्या कर दिया? व्याप्त कर दिया। चलो, कम से कम सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतना तो कुछ हुआ ना कि जो लोग में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जाग रहा था वो जागा। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका दूसरा पहलू है, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में क्या हुआ? प्रवेश हुआ। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही ऐसा काम कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया, कि महिलाएं ये सिद्ध कर दी कि हम पुरुषों से कम नहीं हैं।
अब उसके बाद में इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों का प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से क्या कर दिया, प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में नहीं था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान कर दिया गया। वानर सेना और मंजरी सेना, वानर सेना और मंजरी सेना का संगठन बना दिया गया। कराए कि इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया क्या था, तरीका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी क्या किया, प्रभावित किया। इस आंदोलन का मुख्य, देखिए 7वां पॉइंट है, इसका 7वां परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, अब कर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से मान्यता के आधार पर बातचीत की। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोगी क्या बना, अंग बना। अब देखिए किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, किसान आंदोलन हो रहा है। यह किसान आंदोलन आखिर क्यों हो रहा था, कारण क्या था यह किसान आंदोलन का? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से रिश्त थी। भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से क्या थी, रिश्त थी। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1876 से 78, 1896 से 97, 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा कि उत्पीड़क भूमि पर नीति का क्या फल होता है। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ क्या होने लगे, आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टेनेंसी एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। पूरी तरीके से हमें क्या चाहिए था, आजादी चाहिए था। हमें अपनी भूमि से आजादी चाहिए था, हमें अपनी वतन से आजादी चाहिए था। मुझे स्वराज की प्राप्ति के लिए मेरे अंदर में एक ज्वाला भड़क रहा था। यानी कि ये कौन कह रहे थे, वह उस समय के तत्कालीन भारतीय लोग ये विचार दे रहे थे। कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर 1885 के बाद प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। हालांकि कांग्रेस अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया इस प्रकार थे। आइए हम लोग चंपारण आंदोलन की चर्चा करते हैं और ये चंपारण आंदोलन बाद में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, है ना। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो है, ये बहुत लंबा लगभग जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 मतलब 7-8 तक चला जाएगा। तो आगे हम लोग चलेंगे, ये पार्ट 4 में हम लोग चर्चा करेंगे चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन हम लोग चर्चा करेंगे चंपारण आंदोलन का, जो अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इसी के साथ आज भारत में राष्ट्रवाद का ये पार्ट 3 वीडियो हम लोग एंड करते हैं और अगले पार्ट 4 में हम लोग चंपारण आंदोलन का शुरुआत करेंगे और मोहब्बत के साथ जिंदगी जीने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।